दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पे कई तरह के बड़े बड़े इतिहास बने हैं। और ऐसे ऐसे इतिहास बने हैं जिनके बारे में सुनकर लोग बहुत आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक इतिहास बना था डाकुओं का, जो आज तक भी चलता आ रहा है। जगह का नाम है चंबल, जिसके बारे में हर कोई जानता है, जिसे डाकुओं ने अपना पर्टिकुलर अड्डा ही बना लिया था। चंबल से डाकुओं के खात्मे के दावे समय समय पर किए गए, लेकिन डकैतों की समस्या और संख्या यहाँ कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकी। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले की अपेक्षा बाद में डाकू बनने की वजह है और तौर तरीकों में परिवर्तन आ गया। चंबल का नाम आते ही हमारे जहन में सबसे पहले डकैत या बागी की सूरत की कल्पना की तरह सामने आ जाती है। दरअसल चंबल घाटी की बीहड़ कभी डकैतों और बागियों के लिए एक अड्डा हुआ करते थे, एक खास स्थान जहाँ से वे डकैती, अपहरण और हत्याओं का कारोबार चलाते थे। यह कहना भी गलत ना होगा कि चंबल नदी का क्षेत्र हमेशा ही डकैतों के मामले में उर्वर रहा है। इस नदी घाटी के क्षेत्रों में सामंतवादी व्यवस्था से परेशान होकर कई लोगों ने बंदूक थामकर खुद को बागी घोषित कर दिया। कई इनमें लोकप्रिय भी हुए और कई मामलों में इन डकैतों को अपनी जाति, समूह और क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त रहा। हाँ, एक ख़ास बात यह है कि इनमें अधिकतर खुद को डकैत कहलाने की बजाय बागी कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। बागी यानी वे जिन्होंने भी किसी भी कारणवश बगावत की हो, ना कि खुद के मज़े के लिए लोगों को लूटा या डकैती डाली हो। यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं 13 ऐसे डकैत बागियों की जिन्होंने चंबल को आतंक का अड्डा बना दिया और जिनके नाम से आज भी चंबल घाटी के नज़दीक बसे गांव थर्रा जाते हैं। मान सिंह। वर्ष 1935 से 1955 के बीच मान सिंह ने 1112 डकैती की वारदातों को अंजाम दिया। यह भारत के आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद तक सक्रिय था। उसने 182 हत्याएं की, जिनमें 32 पुलिस अधिकारी थे। राठौर राजपूतों के घराने से संबंध रखने वाले मान सिंह ने अपने पुत्रों, भाइयों और भतीजों की बदौलत चंबल के इलाके पर एक छत्र राज किया। मान सिंह को स्थानीय लोग दयावान मानते थे, जो गरीबों की सेवा में तत्पर रहता था। उसकी छवि रॉबिन हुड जैसी थी, जो अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांट दिया करता था। वर्ष 1955 में सेना के जवानों ने मान सिंह और उसके पुत्र सूबेदार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ के खेरा राठौर इलाके में मान सिंह का एक मंदिर है, जहाँ उसकी पूजा की जाती है। डाकू मान सिंह के ज़मीन पर साहूकारों का द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उस वक्त डाकू बनने की अधिकतर घटनाएं ज़मीन पर कब्जा किए जाने के कारण ही होती थी। ज़मीन के अवैध कब्जे को छुड़ाने के लिए मान सिंह ने प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। घटना से आहत मान सिंह को लगा कि अब राजपूतों का वर्चस्व खतरे में है, इसलिए उसे बचाने और ज़मीन वापस लेने के लिए उसने जुल्म ढाने वालों के खिलाफ हथियार उठाने की ठानी। यहीं से शुरू होता है मान सिंह के बागी बनने का सफ़र। पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर पर कुछ समय पहले ही एक फिल्म भी बनी है। तोमर के डकैत बनने के पीछे भी ज़मीन विवाद की कहानी है। डकैत बनने से पहले पान सिंह तोमर रुड़की स्थित बंगाल इंजीनियर्स में सूबेदार के पद पर तैनात था। बाद में उसका चयन भारतीय सेना के लिए हो गया, जहां उसका झुकाव खेलों के प्रति हुआ। उसने लंबी बाधा दौड़ में खासा नाम कमाया। अपनी मेहनत की बदौलत पान सिंह तोमर 7 सालों तक लंबी तथा बाधा दौड़ में राष्ट्रीय चैंपियन रहा। 3000 मीटर की बाधा दौड़ को 9 मिनट 4 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड पान सिंह तोमर के नाम था, जिसे 10 सालों तक तोड़ा नहीं जा सका था। सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद जब तोमर अपने गांव पहुंचा, तो वहां उसका विवाद बाबू सिंह के साथ हो गया, जिसने उसकी 95 वर्षीय वृद्ध मां के साथ धक्का मुक्की की थी। तोमर ने बाबू की हत्या कर दी और खुद को बागी घोषित कर दिया। बाग में 60 सदस्यीय पुलिस दल के साथ हुई मुठभेड़ में पान सिंह तोमर अपने 10 साथियों के साथ मारा गया।
फूलन देवी। फूलन देवी के बगैर चंबल के डकैतों की लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। फूलन का जन्म एक गरीब मल्लाह के परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसकी शादी उससे 12 वर्ष बड़े एक व्यक्ति के साथ कर दी गई। फूलन 2 बार अपने ससुराल से भाग गई। बाद में सास ससुर ने उसके पिता से गुजारिश की कि वे उसे अपने पास ही रखें। 16 वर्ष की होने के बाद फूलन देवी जब अपने ससुराल गई तो उसके सास ससुर और पति के साथ उसकी झड़प हो गई। उन्होंने उसे साथ रखने से मना कर दिया, एक बार फिर से वापस भेज दिया। अपमानित फूलन देवी डकैतों के गिरोह से जुड़ गई और अपने ससुराल जाकर पति को चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद फूलन देवी के गिरोह का सामना जब तक ठाकुरों के गिरोह से होता रहता था। एक मुठभेड़ के दौरान फूलन को बंदी बना लिया गया और 3 सप्ताह तक कई लोगों ने उसके साथ ज्यादती भी की। फूलन देवी ने इसका बदला लेते हुए एक रात 22 ठाकुरों की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वर्ष 1983 में फूलन ने समर्पण कर दिया। वर्ष 1996 में फूलन देवी राजनीति से जुड़ गई और वर्ष 2001 की 25 जुलाई को दिल्ली में 3 लोगों ने उसकी हत्या कर दी। जगजीवन परिहार। उत्तर प्रदेश के कोरेला गांव में जगजीवन परिहार ने एक ब्राह्मण परिवार के मुखिया की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद वह डकैत सलीम गुर्जर के गिरोह के साथ जुड़ गया। कुछ दिनों के बाद सलीम के साथ अनबन होने की वजह से परिहार ने अपना एक अलग गिरोह बना लिया। अपना गिरोह बनाने से पहले परिहार मध्य प्रदेश पुलिस के मुखबिर का काम भी किया करता था। परिहार को दबोचना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम था, क्योंकि उसे ग्वालियर के और भिंड क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त था। जगजीवन परिहार ने प्रण लिया था कि वह अपने जीवन काल में 101 लोगों की हत्या करेगा। वर्ष 2007 के मार्च महीने में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने परिहार को मार गिराया। इस घटना में एक इंस्पेक्टर की मौत भी हो गई थी। पुतली बाई। पुतली बाई उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक इस देश की प्रथम महिला डकैत थी। माना जाता है कि पुतली बाई एक नर्तकी थी जिसका अपहरण सुल्ताना डाकू ने कर लिया था। पुलिस के दबाव की वजह से वह मुखबिर के रूप में काम करने लगी और डकैतों के पास वापस पहुंच गई। बाद में पुतली बाई को सुल्ताना से प्रेम हो गया और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान सुल्ताना की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुतली बाई ने गिरोह की कमान अपने हाथों में ले ली। करीब 3 सालों तक उसने चंबल घाटी के क्षेत्र में हत्या, अपहरण और फिरौती की घटनाओं को अंजाम देकर अपना दबदबा कायम रखा। इस क्षेत्र के दतिया गांव में पुतली बाई ने एक ही रात में 11 लोगों की हत्या कर दी थी और 5 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। यही नहीं, पुतली बाई के गिरोह के सदस्य 7 लोगों का अपहरण भी करके ले गए थे। दरअसल पुतली बाई को शक था कि दतिया के लोगों ने पुलिस को उसके घर में जानकारी दी है। बाद में एक मुठभेड़ के दौरान पुतली बाई अपने प्रेमी कल्ला गुर्जर के साथ मारी गई। मलखान सिंह। मलखान सिंह के डकैत और फिर डकैत से सामान्य आदमी बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। मलखान सिंह ने अपने गांव के सरपंच पर आरोप लगाया था कि उसने मंदिर की ज़मीन हड़प ली है। युवा मलखान ने जब इस घटना का विरोध किया तो सरपंच ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसके मित्र की हत्या करवा दी। माना जाता है कि वह सरपंच एक मंत्री का करीबी था और पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती थी। विरोध स्वरूप मलखान सिंह ने राइफल उठा ली और खुद को बागी घोषित कर दिया। वर्ष 1982 में मलखान सिंह ने अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने मलखान और गिरोह के अन्य साथियों को समाज की मुख्यधारा में लाने की कोशिश की। उसे भूदान आंदोलन के तहत मिली ज़मीन दी गई ताकि वह सामान्य आदमी के रूप में अपना गुजर बसर कर सके। बाद में मलखान सिंह ने पंचायत चुनाव लड़ा और इसमें जीत हासिल की। वर्ष 1914 के चुनाव में मलखान ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में यह कहते हुए प्रचार किया था कि वह कांग्रेस के राज में डकैत बनने के लिए बाध्य हुआ था। यही वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान मलखान सिंह के सामान्य व्यक्ति की तरह कंधे पर बंदूक टांगे ग्वालियर में बैंक की लाइन में खड़ा भी देखा गया था। राम बाबू और दयाराम गडरिया। राम बाबू और दयाराम गडरिया भाई थे जो बाद में कुख्यात डकैत बन गए। मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनके गिरोह की
T1 टारगेट 1 का नाम दिया था। यह गिरोह एक सफाई के साथ काम करता था कि पुलिस को भी यह पता नहीं चल पाता था कि इसके आखिर कितने सदस्य हैं। माना जाता है कि 1997 और 98 में रघुबीर कड़रिया ने इस गिरोह को बनाया था। दरअसल रघुबीर की पत्नी उसे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने चली गई थी। इससे नाराज रघुबीर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी और अपने भतीजों राम बाबू, दयाराम, विजय प्रताप और गोपाल के साथ मिलकर एक गिरोह बना लिया। वर्ष 1999 में एक आपराधिक वारदात के दौरान गोली चलने की वजह से रघुबीर मारा गया। उसके साथ ही मारे जाने वालों में से 3 सदस्य भी थे। वहीं वर्ष 2000 में इस गिरोह के कई सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन ये लोग 2001 में एक जेल से दूसरे जेल जाते समय पुलिस को झांसा देकर भाग निकले। वर्ष 2006 के अगस्त महीने में एक मुठभेड़ के दौरान दयाराम की मौत हो गई। वहीं वर्ष 2007 में राम बाबू एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया। निर्भय गुर्जर। चंबल घाटी के इलाके के करीब 40 गांव में निर्भय सिंह गुर्जर ने एक समानांतर सरकार बना रखी थी। उसके सिर पर सरकार ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। 8 नवंबर 2005 को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान गुर्जर की मौत हो गई। निर्भय गुर्जर को न केवल कई आपराधिक वारदातों के लिए जाना जाता था, बल्कि उसके गिरोह में कई खूबसूरत लड़कियां सदस्य थीं। इन 10 सुंदरियों में सीमा परिहार, बिग बॉस फेम, मुन्नी पांडे, पार्वती उर्फ चमको, सरला जाटव और नीलम प्रमुख थी। निर्भय ने इन लड़कियों का अपहरण किया और बाद में ये उसके गिरोह की प्रमुख सदस्य बन गई थी। निर्भय गुर्जर की मौत के बाद सरला जाटव ने इस गिरोह की कमान अपने हाथों में ले ली। निर्भय गुर्जर ने 4 शादियां की थी। सीमा परिहार। सीमा परिहार का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गरीब ठाकुर परिवार में हुआ था। वर्ष 1983 में सिर्फ 13 वर्ष की आयु में डकैत लाला राम और कुसुमा नाइन ने उसका अपहरण कर लिया था। सीमा परिहार ने डकैतों के गिरोह में आने के बाद उसके साथ ही रहना उचित समझा और वर्ष 1986 में निर्भय सिंह गुर्जर के साथ शादी रचा ली। समय बीतने के साथ उसने अपना एक अलग गिरोह बना लिया। कहा जाता है कि सीमा परिहार ने 70 लोगों की हत्याएं की और 200 लोगों का अपहरण किया। यही नहीं, उसने 30 से अधिक घरों में डकैती की वारदातों को अंजाम भी दिया था। वर्ष 2000 में उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजनीति में जाने की महत्वाकांक्षा रखते हुए सीमा ने वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश के चुनावों में शिवसेना का समर्थन किया था। वर्ष 2006 में यह इंडियन जस्टिस पार्टी से जुड़ गई। वर्ष 2008 के शुरू में उसने अपनी नई शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी के साथ शुरू की, लेकिन इसी साल के अंत में सीमा ने लोक जनशक्ति पार्टी को अलविदा कहते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। बाद में सीमा ने टीवी सीरीज़ बिग बॉस में हिस्सा लिया। उसके जीवन पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है वाउंडेड द बेंटेड क्वीन। ददुआ। शिव कुमार पटेल ऑफ ददुआ चंबल के क्षेत्र में आतंक का एक खास पर्याय था। 16 मई 1978 को 22 साल की उम्र में ददुआ ने पहली हत्या की थी। कहा जाता है कि उसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। इस घटना के 1 घंटे बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और यह ददुआ की पहली और आखिरी गिरफ्तारी थी। जेल से छूटने के बाद ददुआ राजा रंगोली के गिरोह से जुड़ गया। वहाँ उसने गिया कुर्सी से आपराधिक गतिविधियाँ सीखी। राजा के गिरोह के सदस्य के एक के बाद एक ढेर हो रहे थे। तभी ददुआ ने अपने गिरोह बनाया और उसे कुर्मी संविदाओं की सहानुभूति प्राप्त थी। वर्ष 1986 में ददुआ ने एक व्यक्ति को पुलिस का मुखबिर बताकर हत्या कर दी। यही नहीं, उसने 9 अन्य लोगों की भी निर्ममता से हत्या कर दी थी। प्रशासन द्वारा बढ़ती दबिश को देखते हुए ददुआ ने अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाना शुरू कर दिया। 22 जुलाई 2007 को ददुआ अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अनीसा बेगम। अनीसा बेगम ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों में कई डकैती को अंजाम दिया। उसका नाम लोगों में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी था। अनीसा बेगम के बारे में कहा जाता है कि वह कोई भी हथियार आसानी से चला सकती थी। उसे न केवल लाठी चलाने का ज्ञान था, बल्कि वह बंदूक, राइफल, छुरी और चाकू से भी हमला करना जानती थी। अनीसा का जन्म जालौन जिले के रामपुर गांव में हुआ था। उसके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं है कि वह कैसे डकैत बनी, लेकिन यह पता है कि वह सलीम गुर्जर गिरोह की एक प्रतिष्ठित सदस्य थी। बाद में उसने सलीम गुर्जर से दूरी बनाते हुए अपना एक अलग गिरोह शुरू कर लिया था। सरला जाटव।
निर्भय सिंह गुर्जर की मौत के बाद सरला जाटव ने ही उसके गिरोह की कमान संभाली थी। माना जाता है कि उसके गिरोह के 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था। सिर्फ 11 साल की उम्र में ही सरला का अपहरण कर लिया गया था और वह निर्भय सिंह गुर्जर के साथ ही रहती थी। निर्भय ने पहली शादी मुन्नी पांडे के साथ की थी। बाद में उसने नीलम गुप्ता और को दूसरी पत्नी बनाया था। निर्भय ने सरला की शादी 16 साल की आयु के श्याम जाटव से कर दी थी, लेकिन सरला की उम्र और सुंदरता बढ़ने के साथ ही निर्भय ने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। उसने सरला को भागने में मदद की और हर तरफ खबर फैला दी कि सरला की मौत सर्पदंश से हो चुकी है। जीन्स और रेबन गॉगल्स की शौकीन सरला को पुलिस के मुखबिरों ने पहचान लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।